Hello everyone, welcome you all at Lokesh Unlimited Study Zone. Today we are starting the second class of chapter Ray Optics. आज हम Ray Optics की सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. इसके पहले कल मैंने आपको क्या चीज़ें पढ़ाई हैं आपको याद होगा. रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ में रिलेशन बताया था मैंने आपको, है ना. मैंने आपको एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के साथ साथ लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है वो निकालना मैंने बता दिया था, याद है ना. लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. आज आगे बढ़ते हैं. आज का हमारा पहला टॉपिक है क्रिटिकल एंगल. क्या है? क्रिटिकल एंगल. तो हेडिंग डालिए बच्चों, क्रिटिकल एंगल. हिंदी में कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल. क्या है क्रिटिकल एंगल? ये आपके पास मीडिया इंटरफेस है. ऊपर वाला मीडियम μ1 है, नीचे वाला मीडियम μ2 है. ऊपर वाला मीडियम रेयर है और नीचे वाला मीडियम डेंसर है. ठीक है. यदि कोई रेज यहां से आ रही है तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी. क्यों जाएगी? क्योंकि डेंसर से रेयर जाने वाली रेज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये देखिए, एग्री की नॉट एग्री. अब आप यदि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना कर दिया तो रे और दूर चली गई, क्योंकि जिस रेशियो में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा. ये बात तो आप जानते हैं ना. आपने थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, हुआ क्या? ये देखिए, ये रेज इंटरफेस के पैरेलल हो गई. अलग से डायग्राम यदि मैं बनाऊं, ये इंटरफेस है मीडिया का, नीचे है μ2, ऊपर है μ1. रेज यहां से गई और कुछ ऐसे इंसिडेंस एंगल पे गई कि ऐसा रिफ्रैक्शन हुआ कि रेज इस डायरेक्शन में चली गई. देखिए, इस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने डिग्री हो गया बेटा? 90 डिग्री. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री. जिस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, इस सिचुएशन का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड. आया समझ में? सो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू 90 डिग्री. The angle of incidence at which the angle of refraction equal to 90 degree is called, this angle is called critical angle. आई बात समझ में? ये देखिए, यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे थे एंगल को, इंसिडेंस एंगल को बढ़ा रहे थे. एक सिचुएशन ऐसी आई कि एंगल यहाँ तक पहुँच गया. इंसिडेंस एंगल जैसे यहाँ पहुँचा, रिफ्रैक्शन एंगल कितनी डिग्री हो गया? 90 डिग्री. ये मैंने क्लियर बना दिया डायग्राम यहाँ पे. तो इस समय ये जो एंगल कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. आइए इसका फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं. नाउ देखो, लाइट कहां से जा रही है? μ2 से. किधर? μ1 की ओर. मतलब 2 से लेके 1 की तरफ जा रही है. तो 2μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, क्योंकि चली है 2 से और जा कहां रही है? 1 पे. इक्वल टू साइन ऑफ आई सी अपॉन, एक काम करो, साइन आई अपॉन साइन आर. ऐसा कर लो पहले. नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, सीधा सिंपल. अब सिचुएशन करिए, आई इक्वल टू आई सी जब हुआ है, दैट टाइम आर इक्वल टू कितने डिग्री? 90 डिग्री. चलो पुट कर दो. सो 2μ1 इक्वल टू साइन आई सी अपॉन साइन 90. साइन 90 होता है 1, साइन 90 होता है 1. 2μ1 इज इक्वल टू साइन आई सी. समझ में आया बेटा? 2μ1 इज इक्वल टू साइन आई सी. 2μ1 को क्या लिख सकता हूं मैं? आई कैन राइट इट 1 अपॉन 1μ2.
अब आप कहेंगे सर 1/1/2 लिखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ज्यादातर केसेस में आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा वो डेंसर का दिया रहेगा रेयर के रिस्पेक्ट में। मतलब आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा 1/2, मतलब μ2/μ1, तो आपको 1/2 गिवन है ना, तो 1/2 पुट करने के लिए 1/2 तो बनाना पड़ेगा। तो 1/1/2 इज इक्वल टू साइन IC। एक फॉर्मूला ये बन गया, तो साइन IC इक्वल टू 1/1/2। समझ में आया बेटा? 1/1/2। 1/2 को जनरली दुनिया में लोग म्यू भी बोलते हैं। 1/2 को क्या बोलते हैं? आप सिंपली अगर कुछ नहीं लिखते तो म्यू बोल देते हैं, और वो अंडरस्टूड होता है कि फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो 1/2, तो कई बार इसको आप इस फॉर्म में भी दिखेंगे बुक में, बट मैं प्रेफर नहीं करता हूं। साइन IC इक्वल टू 1/μ, ओके। और ज्यादा एलेबोरेट करता हूं इसको बेटा, ये रफ कर दूं लेफ्ट वाला पार्ट, और एलेबोरेट करता हूं। साइन क्या निकाला यहां से? साइन IC इक्वल टू 1/1/2। 1/2 को ऊपर ले आइए, 1/sin IC, 1/sin IC। तो साइन IC का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। सो 1/2 इज इक्वल टू कॉसेक IC। समझ में आया? 1/2 इज इक्वल टू कॉसेक IC। नोट कर लीजिए। वन म्यू टू इज इक्वल टू कॉसेक IC। अब एक चीज देख लेते हैं कि म्यू के साथ क्रिटिकल एंगल कैसे वेरी हो रहा है। म्यू के साथ क्रिटिकल एंगल कैसे वेरी हो रहा है? देखिए, मतलब आपके पास यदि दो ग्लासेस हैं, दो आपके पास मीडियम है, μ1 μ2, μ1 μ2, μ1 डैश ये एक मान लो, μA ऐसे मान लो, μB। ऊपर वाला तो सेम है बेटा, जहां से लाइट आ रही है, नीचे वाला अलग है। एक्चुअली इस बार लाइट यहां से आएगी, ये ठीक है बेटा। और ये लाइट चली गई, ये लाइट आ गई, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कह दिया? मैंने आपसे कह दिया है कि μA जो है वो बड़ा है μB से। μA बड़ा है किससे? μB से। मतलब इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका कम, इसका कम है। तो मान लो यहाँ कांच भरा है, यहाँ पानी भरा है, यहाँ कांच भरा है, यहाँ पानी भरा है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए किसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा? IC1 ज्यादा होगा या IC2 ज्यादा होगा? कौन सा क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला? चलिए देख लेते हैं। हमको पता है कि ये वाला फॉर्मूला साइन IC इक्वल्स टू 1/μ, साइन IC इक्वल्स टू 1/μ। कौन सा म्यू? 1/μ2, 1/μ2। समझ में बेटा? 1/μ2 मतलब सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में मैंने लिखा था क्या, किसका बड़ा था? ये A का ज्यादा है बेटा, A का ज्यादा है। क्यों? साफ दिख रहा, म्यू सेकेंड मीडियम ज्यादा है इसका, म्यू भी इसका कम है ना। ग्लास इसका ज्यादा है और इसका क्या है? कम है। मैं अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं, आप में भी शायद क्रिटिकल एंगल का आंसर दे रहे हैं, मैं आपको अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं। तो यदि दोनों में देखा जाए
तो यदि मैं देखूं यहाँ पे 1 से लेके a लाइट यदि जाती तो 1 म्यू a मतलब 1 का a का 1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा क्या 1 म्यू b, क्योंकि म्यू भी ज्यादा है ना बेटा, म्यू भी ज्यादा है, जो ज्यादा डेंसर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा रिलेटिव, सेम मीडियम है, ऊपर सेम मीडियम है। तो बेटा किसका म्यू ज्यादा हुआ? ए का। किसका म्यू ज्यादा हुआ? ए का। तो बेटा जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा? कम होगा। तो बेटा यहाँ पे इसका एंगल, इसका म्यू ज्यादा है इस मीडियम का, तो इसका क्रिटिकल एंगल कम आएगा और इसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा आएगा। समझ गए ना? मतलब म्यू और क्रिटिकल एंगल में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। डन? तो बेटा यहाँ पे क्या लिख सकते हो? क्रिटिकल एंगल देखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का ज्यादा है तो इसका कम, तो IC1 जो होगा वो लेस होगा और IC2 जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब क्रिटिकल एंगल सेकेंड वाले का ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का कम होगा। आया समझ में? समझने की बात केवल इतनी है कि म्यू और IC इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? यस। तो डायरेक्टली आप याद कर सकते हो कि साइन IC इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, और जब भी अकेला आप म्यू लिखते हो तो आप म्यू का मतलब 1 म्यू 2, म्यू का मतलब 1 म्यू 2, ये अंडरस्टूड है हर जगह। कहीं भी आप 1 म्यू 2 मतलब रेयर के रिस्पेक्ट में डेंसर का, रेयर के रिस्पेक्ट में डेंसर का, कहीं भी आप लिखते हो, जैसे आप लिखते हो म्यू ग्लास, तो अंडरस्टूड है भाई कि यहाँ पे होगी एयर। क्या होगी यहाँ पे? एयर। अंडरस्टूड है वो। चलो समझ में आया ना? अब बेटा आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ओके। क्रिटिकल एंगल के आगे चलता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी आपने देखा था क्या हो रहा था। आपके पास दो मीडिया μ1 μ2, ये नॉर्मल था। यहां पर आपने लाइट भेजी थी, यहां पर आपने लाइट भेजी थी, लाइट यहां चली गई थी रिफ्रैक्ट होकर के, थोड़ा और बढ़ाया था आपने, लाइट यहां आ गई थी 90 डिग्री पर। याद आया? तो ये एंगल जो कहलाया था उस समय इस एंगल का क्या नाम पड़ गया था? क्रिटिकल एंगल, IC। अब अगर आप क्रिटिकल एंगल और बढ़ा रहे हैं तो लाइट कहां आ चुकी थी? यहां। अब बेटा इधर तो मुड़ेगी नहीं, लाइट की मजबूरी है कि वो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। बेटा आया समझ में? लाइट इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। अगर आपने क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा इंसिडेंस एंगल रखा, मतलब व्हेनेवर योर इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, बेटा एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस लक्ष्मण रेखा को पार कर ले, IC से ज्यादा हो जाए, तो लाइट दूसरे मीडियम में न जा करके उसी मीडियम में वापस आ जाती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम में पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन, क्या सॉरी पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन, यस, ट्रांसपेरेंट मीडियम में पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन, और हो गया रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसी मीडियम में वापस आने की बात को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की सिचुएशन क्या हो गई? मतलब अब लाइट ने यूं गई है और यूं आ गई वापस, मतलब यदि ये एंगल I है तो ये एंगल भी क्या है बेटा? I। अरे भाई रिफ्लेक्ट हो गई ना लाइट, बिल्कुल ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन का वर्ड ही है सेम एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ही है ना, लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो I इधर है, बट याद रहे कैसा I है? IC से ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वाला है, तभी तो होगा। नहीं आया समझ में? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वाला है तभी तो रिफ्लेक्ट होगा बेटा। तो ये कहलाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसकी दो कंडीशन हमने बता दी आपको, दो कंडीशन। पहली कंडीशन,
द इंसिडेंट रे मस्ट बी ऑप्टिकली, द इंसिडेंट रे मस्ट बी इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, मतलब लाइट रे को डेंसर से रेयर में जाना पड़ेगा तभी होगा ये, रेयर से डेंसर में नहीं होगा, क्योंकि वो तो पास जाती जाएगी, दूर थोड़ा ना आएगी, नॉर्मल के पास जाती जाएगी। तो पहली कंडीशन क्या है कि द इंसिडेंट रे मस्ट बी इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, पहली चीज इंसिडेंट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में होनी चाहिए। दूसरी बात, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर आप चाहते हो कि आपको TIR देखने को मिले, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिले, तो आपका जो इंसिडेंस एंगल है जो डेंसर मीडियम में बन रहा ना, वो शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका TIR देखने को मिलेगा, अदरवाइज TIR आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेटा आ गया समझ में ना? तो ये कंडीशन होती है बेटा TIR की। आ गया बेटा समझ में? क्लियर है ना? चलो नोट कर लो। अब हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दूसरा इसी के साथ में रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड कलर ऑफ रे, एंड कलर ऑफ रे और करके डाल देना, क्योंकि दोनों मंजिलें लगभग एक ही हैं, रास्ते थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और करके रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड कलर ऑफ रे। चलो मैं आपको समझाता हूं। मैंने बेटा ग्लास ले लिया, नीचे ऊपर एयर ले ली, ऊपर एयर ले ली, ठीक है बेटा। तो प्यार से लोग अगर रेज एयर से ग्लास में जाती ए म्यू जी, तो दुनिया के लोग म्यू देखते हैं, क्या देखते हैं? म्यू। ए म्यू जी को ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में म्यू ही कहलाएगा, या म्यू ग्लास कह दो, देखने को म्यू ग्लास कह लेते हैं, बट चलता है तो म्यू हो जाता है चलते चलते। चलो आ जाओ, क्या देखना है बेटा? अपन को क्रिटिकल एंगल देखना है, तो अपन को रेज भेजनी पड़ेंगी यहाँ से। ये भेजी अपन ने रेज, कितने एंगल पे भेजी बेटा? क्रिटिकल एंगल पे, IC पे भेजी। जैसे ही भेजी क्रिटिकल एंगल पे ये रेज बेटा, ये कितने डिग्री हो गया? ये 90 डिग्री। कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। समझ में आ गया ना? चलो चली कहाँ से रेज? ग्लास से। कहाँ पर चली? एयर में। ग्लास के रिस्पेक्ट में किसका? एयर का। बेटा जिससे चलती हो पहले, जहां तक चली वो बाद में, है ना बेस्ट। यहां से ग्लास टू एयर इक्वल टू साइन IC अपॉन साइन R। साइन R इक्वल टू कितने डिग्री? 90। बेटा आया समझ में ना? नाउ G म्यू A इक्वल टू साइन IC। बोले यस, बट क्वेश्चन हमें क्या दिया रहेगा? ए म्यू जी। तो ए म्यू जी में पलटो इसको बेटा, तो 1 अपॉन ए म्यू जी दैट इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? साइन IC। बोले यस, तो साइन IC इक्वल टू साइन IC इक्वल टू आ गया 1 अपॉन ए म्यू जी, ठीक है, 1 अपॉन ए म्यू जी। वैसे तो दिया ही हुआ है। दूसरा ए म्यू जी इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। एक तो बेटा ये काम की चीज है और दूसरी ये काम की चीज है। पहली बातें तो ये हो गई, ठीक है। तो साइन IC इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू जी। बेटा ठीक है, आ रहा है समझ में? अब मैं तो यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर ए म्यू जी को आप म्यू के रूप में देखो, डेंसर टू रेयर के रूप में देखो, रेयर के रिस्पेक्ट में डेंसर का देखो, तो साइन IC इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। यदि ए म्यू जी को डायरेक्टली मैंने क्या बोले? म्यू लिखते हैं ना कॉमन में, तो क्या लिखोगे आप? साइन IC इक्वल टू 1 अपॉन क्या? म्यू। अगर म्यू बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल घटेगा। आया समझ में? नहीं आया? अगर म्यू बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल घटेगा। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? अब सेकेंड, ये तो हो गई बात। आपको मैंने बताया था साइन IC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए म्यू जी। साइन IC इक्वल्स टू 1 अपॉन ए म्यू जी। साइन IC
1 अपॉन ए म्यू जी को क्या लिखूंगा बेटा, म्यू जी बाई म्यू ए। तो म्यू ए पलटी मार के कहाँ चला गया बेटा, ऊपर। म्यू ए पलटी मार के कहाँ चला गया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, आपको पता है, आपको मैंने पढ़ाया था कि बेटा म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू V1 बाई V2, याद आया, इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। अपोजिट चलता है बेटा, अपोजिट चलता है। तो यहाँ पे म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, म्यू के किसके प्रोपोर्शनल, इनवर्सली। यदि देखा जाए सो दिस यू कैन राइट 1 बाई म्यू, 1 बाई म्यू, ओके। या एक काम करो, अभी इसी से समझाता हूँ बेटा, क्या लिखूंगा इसको, म्यू ए बाई म्यू जी, म्यू ए बाई म्यू जी। और म्यू लैम्डा के उल्टा चलता है, जब ये 2 ऊपर तो ये 2 नीचे। तो बेटा लैम्डा के टर्म्स में क्या आएगा, लैम्डा जी बाई लैम्डा ए, आएगा कि नहीं आएगा, लैम्डा जी अपॉन लैम्डा ए, लैम्डा जी बाई लैम्डा ए, क्लियर हो गया, लैम्डा जी बाई लैम्डा ए। यस, तो ये रिलेशन मुझे आपको बताना था कि साइन ए अपॉन साइन आई सी इक्वल टू म्यू ए अपॉन म्यू जी इक्वल टू लैम्डा जी बाई लैम्डा ए। क्लियर हुआ, नोट करो। तो मेनली हमने क्या सीखा, हमने सीखा साइन आई सी इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू जी, साइन आई सी इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू जी, ठीक है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं 1 बाई म्यू। ए म्यू जी को म्यू ही तो बोल सकते हैं ना, म्यू, क्योंकि डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर है, और डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर कोई आम बोलचाल में 1 म्यू बोलते हैं। तो बेटा यदि देखा जाए तो आई सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत बार बातें हो गई कि सर अगर म्यू बढ़ेगा तो आई सी घटेगा, म्यू बढ़ेगा तो आई सी घटेगा। और 1 अपॉन म्यू जो होता है, आपको याद होगा मैंने बताया म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि म्यू और उल्टा चलता है, देखो म्यू और लैम्डा की दोस्ती उल्टी है, प्रोपोर्शनल थोड़ा ना है, म्यू और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो 1 अपॉन म्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा। तो जहां पर 1 अपॉन म्यू है मैं वहां पे क्या कर सकता हूं, लैम्डा। मतलब आई सी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, समझ में आया। मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा जिस कलर का, उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ज्यादा। जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ज्यादा। वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, वेव गियोर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, तो रेड कलर का क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होगा, समझ गए। रेड कलर का क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होगा और वॉयलेट कलर का क्रिटिकल एंगल वेव सबसे कम होगा। मतलब क्रिटिकल एंगल ऑफ रेड कलर is great maximum, sorry, red color का critical angle for red color is maximum. So what you can write कि I see red for red color is greater than I see violet. मतलब रेड कलर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर हुआ, आ गया समझ में, है ना। एक स्टेटमेंट में यदि बात करूं तो आई सी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई म्यू इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बस बात खत्म। ये देख लो, यही तो सीखा ना, सारी पंचायत का फल तो यही निकला ना। ओके बच्चों, ठीक है। एक और फॉर्मूला वैसे कभी यूज नहीं होगा, फिर भी बता देता हूं बेटा मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वेवलेंथ के टर्म्स में निकालने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉशी। क्या नाम था, कॉशे। कॉशे ने फॉर्मूला दिया था। तो कॉशे का फॉर्मूला म्यू के लिए था, तो साइन आई सी इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू जी। ये तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था। कॉशे ने क्या बोला फिर इसके लिए, म्यू का फॉर्मूला इक्वल टू 1 की जगह 1। कॉशे का फॉर्मूला था ए म्यू जी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा क्यूब प्लस चलता जाता है डॉट डॉट, बस 2 काफी है आपके पास। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ए और बी क्या है, कॉशे कांस्टेंट है। क्या है ए और बी, कॉशे कांस्टेंट। बेटा कभी यूज का नहीं है, यूज का
नहीं है। समझ में आ गया ना, बस इतना जानने के लिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या यूज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का? बहुत कॉमन यूज है बेटा। एक आपने देखा होगा गर्मियों के समय में मिराज फॉर्मेशन होता है। मिराज मतलब जानते हो क्या होता है? दृष्टि भ्रम। गर्मी के समय में आप रोड पे चलते हो, आपको पानी दिखाई देता दूर में, लगता है पानी दिख रहा है, बट आते हो पास में तो रोड ही रहती है प्लेन। वो मिराज फॉर्मेशन है बेटा, समझ गए ना? दूसरा ये मिराज फॉर्मेशन हो गया। एक और होता है बेटा जिसका नाम है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इसका यूज करके बेटा आपके पास कोई इमेज सीधी है या उल्टी है तो उसको आप सीधा बना लोगे, सीधे को उल्टा, उल्टे को सीधा कर दोगे। कोई भी पेन है, इसका आपको फोटो खींचोगे, उसमें यदि प्रिज्म लगा होगा टोटली रिफ्लेक्टिंग, तो ये इमेज ऐसी बन जाएगी आपकी, सीधे की उल्टी। समझ गए? आपको यदि शौक हुआ कि मुझे दिखाना है कि मैं बहुत हैवी हूं, तो नीचे एक वेट रख करके उसके ऊपर उल्टा लटक जाओ। वेट नीचे, आप उल्टे लटक गए। अब टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का इस्तेमाल करके आप उसकी फोटो खींचिए। तो वेट नीचे था और आप उल्टे लटके थे, आपके पैर ऊपर थे। जब आपकी फोटो निकलेगी तो आप क्या हो जाएगा? उल्टे। तो हाथ पे वेट आ जाएगा ऊपर और आपके पैर हो जाएंगे नीचे। तो आपने वेट नहीं उठाया, फिर भी लोग समझेंगे अरे वाह भैया दीदी ने 500 किलो का वेट उठा लिया है ना? यस। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तीसरा, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जो आ गई है, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, जितना भी मॉडर्न टाइम में ट्रांसमिशन हो रहा है, डेटा आ रहा है, विद द स्पीड ऑफ लाइट आ रहा है, विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट ट्रेवल करती है ऑप्टिकल फाइबर्स से। कैसे? ये ऑप्टिकल फाइबर होते हैं बेटा, बहुत पतले पतले रेशे हुआ करते हैं फाइबर्स। ये लाइट एक बार जाती है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर पटकेगी यहाँ, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। कई किलोमीटर तक लाइट टिक 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 होते होते कई किलोमीटर तक पहुंच जाती है। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? एक और TIR का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, स्प्रिंकलिंग ऑफ डायमंड। लाइट डायमंड में चली जाती है, फिर तो बसंती वाला डांस होता है लाइट के साथ, क्योंकि जाती अपनी मर्जी से, बाहर निकलेगी डायमंड की मर्जी से। इतने शार्प कटिंग एंगल किए जाते हैं बेटा डायमंड के। डायमंड तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा, मेरी डायग्राम आदत ही नहीं मेरी बनाने की। ऐसा कुछ देखा होगा, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये ऐसा कुछ होता है और यहाँ बहुत अच्छी अच्छी कटिंग हुआ करती है। वो आता है ना, तनिष्क हीरे, हीरा है सदा के लिए, है ना? यस। तो ये बेटा, तो इसमें जो कटिंग होती है आप देखना, ये तो मैंने फ्लैट बनाया है, ऐसा तो होता ही नहीं है। मैंने गोल बनाया, गोल भी नहीं होता है। उसकी कटिंग बहुत शार्प एजेस पे रहती है ना। तो लाइट बार बार क्या होती है बेटा? TIR होता है लाइट का। लाइट एक बार अंदर तो आ गई, उसके बाद लाइट क्या सफर करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बार बार रिफ्लेक्शन, बार बार रिफ्लेक्शन। इसलिए डायमंड जो होता है झिलमिलाता है। समझ गए? ओनली डायमंड होने से कुछ नहीं होता, उसकी कटिंग भी होनी चाहिए तब। तो डायमंड के लिए जौहरी भी इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, आया बेटा समझ में? एनी प्रॉब्लम? चलिए, ये हो गई बात। अब आगे पढ़ रहे हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि एक क्वेश्चन आता ही आता है, जिसका नाम है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। आइए देखते हैं भाई स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती क्या है बेटा। ये आपके पास एक गोला है, कांच का गोला।
कांच ले लो, है ना, कांच का गोला है बेटा, बाहर क्या है, एयर, एयर का मीडियम μ1 मान लो, वैसे वैल्यू तो 1 होती है ना, फिर भी रेयर मानते हैं तो μ1 मान लो, अंदर का मान लो क्या बेटा, μ2, ठीक है। अब इस कांच के गोले को आप, इस कांच के गोले को आप काट सकते हो, इस कांच के गोले को आप क्या कर सकते हो जी, काट सकते हो। चलिए आपने काट दिया कांच के गोले को, ये काट दिया आपने कांच के गोले को, काट दिया। जब आप इसको निकालोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, बोलो, ऐसा दिखाई देगा ना, क्लियर है ना। तो ये जो पार्ट है बेटा, क्योंकि अभी देखो, अभी मैं रिफ्रैक्शन कहाँ से कराऊंगा, यहाँ से, मैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखूंगा, यहाँ से। अगर आप रिफ्रैक्शन इस पार्ट से करा रहे हो, सुन रहे हो बच्चों, रिफ्रैक्शन यदि आप इस पार्ट से करा रहे हो, क्योंकि इस तरफ तो पूरा कांच ही कांच है, बहुत बड़ा गोला है, मैं यदि रिफ्रैक्शन इस पार्ट से करा रहा हूं तो बेटा ये पार्ट क्या कहलाएगा, कॉनकेव, क्या कहलाएगा, कॉनकेव। तो इसको बोलेंगे कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आया समझ में, नहीं आया? दूसरा ये देख लो, ये वाला पार्ट गायब करोगे तो ये भी तो बचेगा, ये देखो ये बच गया, बच गया। अगर आप इस फेस से रिफ्रैक्शन करा रहे हो तो ये क्या बनेगा बेटा, कॉन्वेक्स, क्या बचेगा बेटा ये, तो ये है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। समझ में आया बेटा, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये वाला था, और ये वाला क्या बन गया, कॉन्वेक्स। समझ में आया। अगर बाहर की तरफ पोस्चर उभरा हुआ हो, बाहर की तरफ यदि इसका बल्ज आउटवर्ड हो तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, पढ़ते ही आए बचपन से। और ये अंदर की तरफ दबा हुआ हो तो गुफा बनेगी, तो क्या बनेगी बेटा, कॉनकेव, क्या बनेंगे, कॉनकेव। समझ में आया। तो व्हाट इज स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। पार्ट, हिस्सा है, किसका हिस्सा, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का। लिखो, ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ, a spherical refracting surface is a part of spherical refracting material, is a part of spherical refracting material। spherical refracting कोई मटेरियल है, उसका हिस्सा। These are of two types, these are of two types। First, convex refracting surface, convex refracting surface। ये है कॉन्वेक्स। बेटा हम पीछे ऐसे बना देते हैं, हम पीछे ऐसे बना देंगे। अब आप कहोगे सर ये तो गोला था, तो ये स्केल जैसा कैसा हो गया, फ्लैट कैसे हो गया? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें एनालिसिस करना है थोड़ी दूर का, तो है तो अंदर कांच ही ना, तो हमारी ऑप्टिक्स बस हमें थोड़ी दूर में जज करनी, तो उसको हम पूरे को क्या मान लेते हैं, कांच। क्या मान लेते हैं, कांच। समझ में आया मैंने क्या कह दिया? हमारे वो कोई काम का नहीं है, हम तो कांच ही मानेंगे उसको। समझ गए ना? तो बेटा ये क्या बन गई, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि इसका जो कॉन्वेक्स पार्ट है वो किसके कांटेक्ट में है, रेयर मीडियम। तो इस बात से तय होता है कि रेयर मीडियम के साथ कौन सा पार्ट कांटेक्ट में है, कॉन्वेक्स वाला या कॉनकेव वाला। तो यहाँ रेयर मीडियम किसके कांटेक्ट में है, कॉन्वेक्स वाले के, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है। समझ गए ना? सो व्हाट इज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस? ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स the rarer medium, this is convex towards the rarer medium, is called convex refracting surface। A refracting surface which is convex towards the rarer medium, look here, this is rarer medium and this part is convex which is towards this rarer medium, so this is convex refracting surface। inside particle क्या बेटा, 2 है, μ2,
वो भारी है, ज्यादा है। समझ में आया? नेक्स्ट कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये लो भैया, ये μ1 है, ये μ2 है। अब इस बार रेयरर मीडियम की तरफ कौन है? कॉनकेव वाला पार्ट है। तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज कॉनकेव टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम, a refracting surface which is concave towards the rarer medium is called concave refracting surface, is called concave refracting surface. Very simple. So we have two types of refracting surface, concave, convex refracting surface. Okay, now अब बेटा ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, तो आपको पता है कि ये जो है, ये जो हिस्सा है, ये किसी गोले से काटा गया है। दिखाएंगे तो नहीं, बट गोले से काटा गया है ना, ये भी किसी गोले से काटा गया, मतलब स्फीयर से। तो पक्का इसका क्या होगा बेटा? सेंटर। क्या होगा इसका? सेंटर। बेटा दिस सेंटर, एक इसका सेंटर होगा, समझ गए? सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स या सेंटर ऑफ कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका सेंटर इस तरफ होगा अंदर डेंसर मीडियम में। इसका सेंटर किस तरफ होगा बेटा? इस तरफ रेयरर मीडियम में। समझ में आ रहा है? इसका रेयरर मीडियम में सेंटर होगा। ओके बेटा, ये जो एपर्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड, दिस टोटल बाहर वाला भाग जो है, दिस इज कॉल्ड एपर्चर। जो सरफेस का मिड पॉइंट होता है, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, यही तो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसी से तो लाइट की एंट्री होगी। ये जो इसका मिड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल। समझ गया बेटा? तो इसके पोल होंगे बेटा। तो दो अलग अलग बना देता हूं मैं, गंदे से लग रहे हैं, दोनों साफ साफ बना देता हूं। है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दोनों अलग अलग बना देता हूं मैं। ये लो, कॉनकेव हो गया ये, और ये कॉन्वेक्स हो गया। हाँ, ये जान दो बेटा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से जाती है बेटा? पोल से एंड सेंटर ऑफ स्फीयर से। अरे सर जी, तो यहाँ होगा। हाँ बेटा, यहाँ होगा, है ना, इधर आएगा ना इसका स्फीयर। हाँ, ये देखो बेटा, इसमें भी जान दो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका पोल है बेटा, और ये इसकी सेंटर है, ये इसकी सेंटर है। बाहर रेयरर μ1, अंदर डेंसर μ2, बाहर रेयरर अंदर डेंसर μ2। समझ में आया ना बेटा? ये कौन सी वाली है बेटा? कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये कौन सी है बेटा? कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सही है बच्चे? बेटा यहां से लेके, पोल से लेके सेंटर तक की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते थे। और यहां से लेके ये कहाँ है? ये देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया ना? ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या क्या बता दी मैंने? ये इसका नाम ए ले लो, इसका नाम बी ले लो, इधर वाला नाम ए ले लो, कहीं पे ए ले लो, इसका नाम बी ले लो। क्यों बता दी ए बी? ए पी सी बी, ए पी सी बी क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होके जाती है। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोथ द टाइम्स सी, सी व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी इज द पोल, पी इज द पोल, एंड आर इज व्हाट? आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा आया समझ में? अब कुछ एजम्पशन मान के चल रहे हैं। ऑप्टिक्स में एजम्पशन भरे पड़े हैं, अगर आप एजम्पशन को त्याग दो तो भूल जाओ, ऑप्टिक्स तो फिर आप कर ही नहीं सकते हो। एजम्पशन मतलब ये मान के चलना है। अपन लोग भी जिंदगी में बहुत चीजें मानते हैं ना, कि ऐसा करने से ऐसा होता है। मानते हैं, मानते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज मानते थे, हम भी मान रहे हैं, हम भी, बच्चे भी मानेंगे। तो ऐसे ही एजम्पशन में भी मान के चलना है। ठीक है ना? तो पहला एजम्पशन है, ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब इस ऑप्टिक्स में चाहे आप कॉन्वेक्स वाले के साथ खेलो, चाहे आप कॉनकेव वाले के साथ खेलो, जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा।
ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। कहाँ पे बैठेगा, प्रिंसिपल एक्सिस में ही बैठेगा हमेशा, चाहे इस तरफ कहीं भी बैठा लो, अंदर बाहर कहीं भी बैठा लो, बट जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पहली बात। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड रेज मेक ए स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जो इंसिडेंट रे चलेगी यहां से ऑब्जेक्ट से, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे, फिर टकरा के आएगी, फिर रिफ्रैक्टेड रे बनेगी बेटा, बोलो हाँ, रिफ्रैक्ट होगी ना, टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी अंदर। तो जो इंसिडेंट रे का एंगल होगा और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये बहुत स्मॉल होगा। क्या होगा बेटा, बहुत स्मॉल। बहुत स्मॉल होने का मतलब सर क्या करेंगे आगे जाके, assumption यूज क्यों करते हैं, साइन अल्फा इज नियरली इक्विवेलेंट टू अल्फा, यही होता है बाद में, कॉस अल्फा इज नियरली इक्विवेलेंट टू 1 हो जाता है, बताया था कल मैंने, कॉस आर की वैल्यू 1 कर दी थी, है ना, साइन अल्फा इक्विवेलेंट टू अल्फा। एक बात और बता दूं मैं, tan अल्फा भी नियरली इक्विवेलेंट टू अल्फा होता है बेटा, अल्फा, समझ गए ना, साइन भी होता है और tan भी होता है। क्यों होता है ये देख लो, आपको कल मैंने बताया था। tan अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, tan अल्फा मतलब साइन अल्फा अपॉन क्या, कॉस अल्फा। छोटे एंगल के लिए साइन अल्फा किसको छूता है, अल्फा को। अरे यार अल्फा को क्या कर रहे हो बच्चों, अल्फा। और कॉस अल्फा किसको छूता है छोटे एंगल के लिए, 1, cos 0 इक्वल टू 1 होता है। तो अल्फा अपॉन 1 कितना आ गया, अल्फा ही तो आ गया। तो मतलब tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के। समझ में आई ये बात, नहीं आई? तो दूसरी बात है कि ये एंगल बहुत स्मॉल होंगे, एंगल क्या होंगे, स्मॉल। तीसरी बात, एपर्चर जो होगा, एपर्चर शुड बी वेरी स्मॉल, एपर्चर शुड बी वेरी स्मॉल। जो एपर्चर होगा, जो ये गेट होगा, ये बहुत स्मॉल होगा। हमको ये लगता है कि इतना बड़ा लेंस है, बट होता कितना लेंगे, इतना बड़ा। अब आप बोलोगे सर एपर्चर स्मॉल होने से और एपर्चर ज्यादा होने से दिक्कत क्या है, देख लेना दिक्कत, कभी नहीं पूछोगे फिर डाउट नहीं बनेगा। अगर एपर्चर बहुत बड़ा है, देखो जरा बच्चों, मान लिया एपर्चर ये है, ओह माय गॉड, ये एपर्चर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, डालो परपेंडिकुलर इस पॉइंट से, खट 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 खट। ये क्या है बेटा, पोल है। ये परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, मान ले m, क्या मान लिया। तो बेटा देखो पोल से लेकर के यहां तक की दूरी बहुत ही ज्यादा है, सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब ऐसी चीज जिसको आप नकार नहीं सकते हो, नकार नहीं सकते हो, समझ में आया ना। एक चीजें होती है नॉन सिग्निफिकेंट, जिसको आप नकार सकते हो। मैंने कहा पानी पीना है, बच्चे ने कहा बोले पी लो, 1 घूंट पी लिया, 2 घूंट पी लिया, चल गया, पूरी बॉटल में पी लिया, इतना सा बचाया मेरे लिए। दिस इज नॉट ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट। ये क्या हुआ, सिग्निफिकेंट, इतना सारा पानी पी गया, ये क्या है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर पी गया। अगर 1 घूंट पी गया, 2 घूंट पी गया, इतना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, भाई बताओ, पूरे ही पी गया, मैं ही प्यासा रह जाऊंगा, ओके दैट टाइम। तो आपका देखो अभी यहाँ पर ये गैप क्या बन रहा, सिग्निफिकेंट बन रहा ना। अब छोटा एपर्चर लेके देखो बेटा, छोटा एपर्चर, ये देखो लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। अब देखो परपेंडिकुलर जो डाला है, ये परपेंडिकुलर, ये पोल, इसके बीच का गैप कितना, बहुत कम है, बोलो हाँ है कि नहीं है। तो छोटे एपर्चर के लिए आप क्या कर सकते हो, m को p पर मान सकते हो ना, केंद्रित है, ज्यादा ही थोड़ा ही तो है, मतलब आप क्या मानोगे कि m कहां पर ओवरलैप कर रहा है बेटा, p पर। m कहां पर ओवरलैप कर रहा है, p पर, समझ गए ना। तो ये एपर्चर स्मॉल है, क्या है बेटा, एपर्चर स्मॉल है, क्लियर हुआ। तो बच्चे ये चीज आपको रखनी है, क्या क्या, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी बात, एंगल शुड बी वेरी स्मॉल। तीसरी बात, एपर्चर शुड बी वेरी स्मॉल। समझ में आया। चलो अब आगे है कार्टेशियन सिस्टम, कि कार्टेशियन सिस्टम कौन सा फॉलो करते हैं, हमेशा ही वही फॉलो करते हैं। क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। मतलब कैसे साइन यूज करोगे, कब प्लस कब माइनस। तो बेटा एक्सिस के ऊपर कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे, पॉजिटिव
एक्सिस के नीचे कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे निगेटिव, समझ गए। डायरेक्शन ऑफ रे, इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट गई है, कौन सी रे, इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट गई है, तो लेफ्ट टू राइट में कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे प्लस होगी, और राइट टू लेफ्ट आओगे कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो क्या होगी, माइनस, समझ गए। और डिस्टेंस मेजर कहां से करोगे, पोल से। कहां से मेजर करोगे, पोल से। बहुत इजीली समझ में आएगा जब मैं कराऊंगा आपको। तो आपको यही याद रखना है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑल डिस्टेंसेस शुड बी पॉजिटिव, और अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे सारी की सारी निगेटिव। दैट्स इट, बस इतना ही है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सब कुछ पॉजिटिव एंड इंसिडेंट रे के अपोजिट निगेटिव। पढ़ देता हूं। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। फर्स्ट, द इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंसिडेंट रे हम लेफ्ट टू राइट लेके चलेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप लाइट कुछ भी लेके चल सकते हो, मर्जी आपकी। डायग्राम उस तरफ बनाया आपने तो उस तरफ से आ जाएगी लाइट, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग पूरे सिस्टम में लेफ्ट टू राइट बनाएंगे, अच्छा लगता है, सिंपल रहता है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, मैंने बता दिया। along the direction of incident ray all the distances are taken positive, and against the direction of incident ray taken negative. समझ गए ना, with the direction positive, with the direction opposite direction negative. All vertical distances measured from the principal axis in upward direction considered as positive, and all the distances in downward direction considered as negative. Done? Good. चलिए अब कराते हैं आपको ये बेहद डिमांडेड और बेहद इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, जो कि आता है एग्जाम में, आता ही है पक्के पक्के से। 4 डेरिवेशन है, एक कोई आ जाता है। अब करते हैं, एक सिखा दूंगा आपको, सारे बन जाएंगे। ओके, चलिए तो लिखिए, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। फ्रॉम रेयर टू डेंसर। Refraction at convex spherical surface from rare to denser. Convex spherical surface ठीक है ना। तो एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में बना लेता हूं। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ये बन गई। अब आप कहोगे सर अभी आपने बोला था एपर्चर स्मॉल ले लेना, आपने इतना बड़ा एपर्चर ले लिया। अरे मैं छोटा ले लूंगा तो आपको कुछ दिखना ही बंद हो जाएगा, तो ये स्मॉल ही है, मैंने जूम करके बनाया इतना कि आपको दिखाई दे, है ना। ये बहुत छोटा है। वैसे साबुन के बुलबुलों पे एक्सपेरिमेंट होते हैं इसके, हवा के बुलबुले, साबुन के बुलबुले होते ही इतने बड़े हैं बेचारे, समझ गए ना। पानी की बूंदें इतनी बड़ी होती हैं, अब क्या एपर्चर होगा उनका, छोटे मोटे राजा। तो रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स सरफेस करने के लिए हम रेडी हैं बेटा। चलो कहां से कहां करना है बेटा, रेयरर टू डेंसर रिफ्रैक्शन कराना है, मतलब ऑब्जेक्ट रेयरर में लोगे, समझ गए ना। ऑब्जेक्ट कहां लोगे, रेयरर में। चलो बेटा रेयरर टू डेंसर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया बेटा। मैं बार बार मिटा सकता हूं क्योंकि मेरे पास इरेजेबल पेन है, बट आप नहीं मिटा सकते, इसलिए ध्यान से बनाइएगा बिल्कुल। ये लीजिए, ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस और ये बन गए अपने पोल राजा। पोल बन गए, कोई दिक्कत। बाहर का मीडियम μ1 रेयरर, अंदर का मीडियम μ2 डेंसर। सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं लोग, 1 μ2 इक्वल टू μ2 बाई μ1, और बाहर यदि एयर है तो लोग 1 μ2 को नीचे को 1 ले लेते हैं, और ये म्यू आता है। क्या आता है, आता है ना बेटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा बेटा, यहाँ पे मान लो, टिक 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 टिक, ये मान लिया इसका बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अंदर का मीडियम डेंसर है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। बाहर का मीडियम रेयरर है, ठीक ना। दिली तमन्ना पूरी करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को बिठालते हैं।
ऑब्जेक्ट को बिठाते हैं। चलो ठीक है, सेंटर को थोड़ा पास ले लेना, मेरा अनुभव कहता है, तो खुश रहोगे, डायग्राम अच्छा बनेगा। बेटा ऑब्जेक्ट ले लो, ये आ गया ऑब्जेक्ट ओ, आ गया ऑब्जेक्ट ओ। रिफ्रैक्शन की कार्यवाही शुरू की जाए। ओ से चलने वाली पहली रे आई, टकराई, धूम धड़ाम, आ गई बेटा, टकरा गई। ये एंगल ले ले बेटा अल्फा, क्या ले लिया बेटा, अल्फा। ये रे टकरा गई, टकराते ही अब आपको रिफ्रैक्शन करना है, तो रिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहली जानकारी क्या होनी चाहिए, नॉर्मल की। किसकी जानकारी, नॉर्मल की। नॉर्मल कहां पर, उस पॉइंट पर। सबको पता है बच्चों को 10th क्लास जिसने क्लियर करके आए हैं कि जो सर्किल का नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर से जाता है। सर्किल में सेंटर से जाने वाली हर लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस ही तो नॉर्मल होता है सर्किल का, क्यों बच्चों। तो भैया सेंटर से मिला दो, ये बन गया आपका नॉर्मल। क्या बन गया आपका, नॉर्मल। क्लियर है बेटा। लाइट को एक्चुअली कैसे जाना था, इसको यूं जाना था, यूं निकलना था, निकलना था ना, यूं निकलना था। बट बाहर है रेयर, अंदर है कैसा, डेंसर। रेयर से डेंसर जाने वाली रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन नॉर्मल की तरफ क्या होती है, दूर जाएगी, बेंड होगी ना, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बेंड हो गई और ये आके फाइनली इसने इस पॉइंट पे बना दी अपनी इमेज। क्या बना दी बेटा, इमेज। तो अपना जो ओ बैठा था यहाँ पे, वो अपना यहाँ पे इमेज फॉर्म में दिख रहा है, बन गई इमेज। अब एंगल ले लो बेटा, इमेज वाला एंगल बीटा होता है, ये वाला एंगल गामा होता है, ये एंगल अल्फा होता है। ये तो पता ही है सब बच्चों को। ये क्या होता है सर, ये आई होता है नॉर्मल के साथ। और ये एंगल क्या होता है बेटा, ये एंगल होता है आर, रिफ्रैक्टेड रे वाला एंगल आर। ठीक है ना। ये तो इसकी कल्पनाओं की जिंदगी थी, वहां जाना था बट जाएगी थोड़ा ना, जाएगी तो यो 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 जावेगी, ऐसो। ठीक है बच्चों। अब ये कोई रे ना है, ये है नॉर्मल। ये क्या है बेटा, नॉर्मल। हाँ या ना, आ गया बेटा। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें चाहिए म्यू। म्यू मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, इसकी तलाश है हमें, हमें इसकी तलाश है। म्यू मतलब साइन आई अपॉन साइन आर। और म्यू कौन सा, 1 म्यू 2, 1 म्यू 2, क्योंकि 1 से 2 में जा रही है रे। तो 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। मतलब एक एंगल आई का पता लगाना और एक एंगल किसका, आर का। एक एंगल आई का पता लगाना है और एक एंगल आर का पता लगाना है। ठीक है मेरे बच्चों। चलो अब इनके कुछ नाम दे दो बेटा। इसका नाम दे दो ए, ये जो पॉइंट है ना इसका नाम दे दो ए, बाकी तो सही है, सही है ना। अब आपके पास एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बेटा, बहुत प्यारा सा। देखो ट्रायंगल क्या है। एक ट्रायंगल आपके पास है बेटा ए ओ सी। क्या ट्रायंगल है, ए ओ सी। यस और नो, बन रहा है ट्रायंगल कि नहीं बन रहा है, ए ओ सी। इन ट्रायंगल ए ओ सी बेटा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी थी हमने 9th क्लास में, कि बाहर वाला एंगल अंदर के दो दूर वाले एंगल का सम होता है। मतलब आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। से यस, यानी आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। हाँ या ना, आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है बेटा। दूसरा ये ट्रायंगल देख लो बेटा, कौन सा ट्रायंगल, ए सी आई या ए आई सी। ए आई सी। इन ट्रायंगल ए आई सी बेटा क्या होगा, देख गामा बाहर वाला एंगल दूर वाले एंगल के सम के इक्वल होता है। गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। सही है ना बेटा एलिस। तो आर इक्वल टू कितना आ गया बेटा, गामा माइनस बीटा। आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। बोलो यस, आ गया पक्का ना। आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब बेटा एक काम करो,
यहां से जान दो ये परपेंडिकुलर, टक 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 टक, ये आ गया परपेंडिकुलर। एम, क्या नाम दे दिया बेटा? एम। इधर भी 90, उधर भी 90। ठीक है बेटा। अब मैंने क्या कहा था आपको, ये तो ठीक है बेटा। गामा आ गया, आई आ गया, आर आ गया, संभाल के रख के बैठे हुए हम लोग, ठीक है ना। नाउ अब इसके बाद देखो, मैंने आपको बोला था कि अल्फा, सिंस अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे छोटे एंगल है, छोटे छोटे, यस और नो। तो अल्फा बोले तो क्या होगा बेटा? 10 अल्फा। अल्फा बोले तो 10 अल्फा। बीटा बोले तो क्या होगा बेटा? 10 बीटा, यस और नो। एंड गामा बोले तो क्या होगा बेटा? 10 गामा होगा ना। तो अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा। 10 का वैल्यू क्या होता है मैथ्स में? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा के लिए देखो बेटा, परपेंडिकुलर क्या है? ए एम, परपेंडिकुलर ए एम अपॉन बेस ओ एम। परपेंडिकुलर ए एम और बेस कितना? ओ एम। तो ए एम अपॉन ओ एम। बोलो यस, पक्का ना? ठीक। 10 बीटा, परपेंडिकुलर बीटा के लिए ए एम अपॉन बेस आई एम। 10 ए एम अपॉन आई एम। 10 गामा ए एम अपॉन सी एम, ए एम अपॉन सी एम। समझ में आया बेटा? ए एम अपॉन सी एम। अच्छी बात है बेटा। क्लियर है? अब मैंने भाई लगाया स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अब लगाओ बाई स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ मतलब 1 म्यू 2 बोले तो बेटा म्यू 2 बाई म्यू 1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। बोलो हाँ, साइन आई अपॉन साइन आर। अभी मैंने बोला ये एंगल बहुत छोटे छोटे होते हैं ऑप्टिक्स के, तो म्यू 2 बाई म्यू 1 इक्वल टू साइन आई काय में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? आई में। और आर काय में कन्वर्ट हो जाएगा? आर में। बोलो यस। तो म्यू 2 बाई म्यू 1 इक्वल टू आई बाई आर। तो म्यू 2 आई, सॉरी, म्यू 2 आर इक्वल टू म्यू 1 डॉट आई। आया ना? आया ना? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जोर से बोलो यस सर। ठीक बेटा, आर की वैल्यू चेप दो यहाँ पे। आर की वैल्यू क्या है? गामा माइनस बीटा है ना। तो म्यू 2 ब्रैकेट में गामा माइनस बीटा इक्वल टू म्यू 1, और आई की वैल्यू क्या है बेटा? अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। पुट कर दी, ठीक है। चलो म्यू 2 गामा की वैल्यू, ये गामा टेंस टू 10 गामा, ए एम अपॉन सी एम, ए एम अपॉन सी एम माइनस बीटा 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 ए एम अपॉन आई एम। बोलो यस। इक्वल टू म्यू 1 अल्फा 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 ए एम अपॉन ओ एम एंड गामा ए एम अपॉन सी एम। सही है। कॉमन लेके ए एम ए एम ए एम ए एम कैंसिल हो जाएगा। कॉमन लेके ए एम ए एम ए एम ए एम क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है। अब मैंने एक बात कही थी, क्या कही थी? एज
एपर्चर इज वेरी स्मॉल, स्मॉल, याद है एपर्चर क्या है, बहुत छोटा है। तो ये जो M पॉइंट है और ये जो P पॉइंट है ये आपस में क्या होंगे, एकदम मैच करेंगे, मतलब M इज अप्रोचेबल टू P, M चल करके किसके ऊपर आ जाएगा, P के ऊपर। तो जहां जहां M है वहां वहां P पुट कर दे बेटा, ध्यान देना। तो जहां CM है वहां CP, CP को बेटा PC लिखो। सो क्या बन जाएगा इक्वेशन, μ2 1/PC, CP को PC लिख दिया, हाँ या ना, अरे CP था तो PC लिख दिया, माइनस 1/I, M की जगह P, PI, 1/PI, यहाँ पे क्या आएगा बेटा PO, M की जगह P, इक्वल टू μ1/PO, 1/PO, क्या PO, PO प्लस 1/PC। समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा, ओपन कर दो इसको, μ2/PC, बहुत जगह कम पड़ गई, चलो यहां करते हैं बेटा, ठीक है ना, μ2/PC माइनस μ1/PI इक्वल टू μ1/PO प्लस μ1/PC। सही है, सही है, ओके। ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ μ2 है, यस, थैंक यू बेटा, μ2/PC, μ2/PI, सही है बेटा। अब एक काम करो बेटा, PC की एक और पार्टी है और एक ये पार्टी है, तो एक काम करो, आप इसको इधर ले आओ और μ1/PC को यहाँ ले आओ, तो μ2/PC माइनस μ1/PC, बोलो यस, इक्वल टू μ1/PO प्लस μ2/PI, बोलो बेटा, सही है, कुछ गलत तो ना किया ना, हाँ बेटा देख, μ1/PC यहां से कॉमन ले लो, क्या बच रहा है बेटा, μ2 माइनस μ1, या एक काम करो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया तो μ2 माइनस μ1 अपॉन कितना, PC। थोड़ा सा ये स्टेप हल्का सा डिफिकल्ट है, इसलिए आराम से करना, इक्वल टू μ1/PO प्लस μ2/PI, PI, क्लियर हुआ बेटा। चलो देखो, μ2 माइनस μ1, PC, P, देखो लाइट की डायरेक्शन क्या आती है, लेफ्ट टू राइट, ये देखो लेफ्ट है, ये राइट है, मतलब इंसिडेंट रे कहाँ चली है, लेफ्ट टू राइट, मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी चीज जाओगे पॉजिटिव होगी। तो P से लेके C, P से लेके C यहां जाना पड़ रहा है, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, R, क्या बोलेंगे बेटा, R, तो ये आ जाएगा R इक्वल टू बेटा, ठीक है, μ1/PO, P से लेके O, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को दुनिया बोलती है U, पढ़ा ना बचपन में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10th क्लास में U, बट ये देख बेटा, बैक जाना पड़ रहा है कि आगे जाना पड़ रहा है कि पीछे आना पड़ रहा, बैक साइड आना पड़ रहा, लाइट के अपोजिट, तो क्या आएगा बेटा, -U, समझ गए, प्लस μ2/PI, P से लेके I, इमेज तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, V, और वो भी फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, फॉरवर्ड, तो क्या आएगा बेटा, V, बन गया डेरिवेशन, μ2 माइनस μ1/R इक्वल टू, बेटा इसको आगे लिख लो, μ2/V माइनस μ1/U, ये माइनस ऊपर चला गया, ये आगे आ गया और ये पीछे चला गया, बेटा ये है डेरिवेशन आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला। सो μ2 माइनस μ1/R इक्वल टू μ2/V माइनस μ1/U, ठीक है, नोट करो, बढ़िया प्रेम पूर्वक नोट करो, अच्छे से नोट करो। तो चलो रटवा दें आपको ये फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पड़ा बेटा, μ2/V माइनस μ1/U
इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, पलट के लिख दिया, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, जब रिफ्रैक्शन हुआ है रेयर टू डेंसर में। ठीक है, अब यदि आप म्यू वन कॉमन ले लो बेटा ऊपर से, देखो हमने आपको क्या पढ़ाया था कि 1 म्यू टू को बोलते हैं अपन म्यू टू बाई म्यू वन, और इसी को अपन म्यू बोल देते हैं प्यार से, क्योंकि अगर एक मीडियम एयर है तो दूसरे का ही काउंट होता है, तो उसका मीडियम जो म्यू दिया होगा तो म्यू यूज होगा। ठीक है ना, अगर ऐसे कहेगा कि लाइट जो है वो हवा से 1.5 में जा रही है, तो म्यू टू बाई म्यू वन क्या बनेगा बोलो, 1.5 ही तो बनेगा, क्योंकि नीचे हवा है, हवा का 1, तो डायरेक्टली म्यू यूज करो ना, मेरे कहने का मतलब ये है। तो कई लोग यूज करते भी हैं, आपकी समझ में आ जाए बस कि हाँ कुछ गड़बड़ नहीं है। आ जाओ बनाता हूं मैं इसको बेटा, यहाँ से आप कॉमन ले लो म्यू वन, क्या ले लो कॉमन, म्यू वन, इधर से म्यू वन कॉमन लो बेटा। यदि आपने यहाँ से म्यू वन कॉमन लिया तो क्या बन गया ये बेटा, म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन अपॉन कितना वी, बोलो यार कॉमन लेने पे अपॉन में ही तो जाता है, माइनस म्यू वन से म्यू वन कॉमन लोगे क्या आएगा 1, और यहाँ क्या बचेगा बेटा u, इक्वल टू यहाँ कॉमन ले लो बेटा म्यू वन, तो क्या हो गया म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस 1 अपॉन कितना बेटा r, भूल गया मैं, म्यू वन लिखना ही भूल गया, कॉमन लिया था ना, म्यू वन से म्यू वन कैंसिल, समझ गए। तो म्यू टू अपॉन म्यू वन को क्या बोलते हैं बेटा, म्यू टू अपॉन म्यू वन को बोलते हैं अपन 1 म्यू टू अपॉन वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 म्यू टू माइनस 1 बाई आर। समझे, एक ये फॉर्मूला भी है यही चीज का, कुछ नहीं म्यू वन कॉमन लेके बना दिया। 1 म्यू टू को क्या बोलते हैं, अगर एयर हो एक मीडियम तो म्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं म्यू। तो फॉर्मूला म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर। मुझे ये याद है बच्चों, मुझे ये याद रहता है, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर, ये भी नोट कर लो। ठीक है ना, तो किसी भी रूप में आ जाए, वो शुद्ध रूप था ये वाला बेहद शुद्ध, और इस रूप में भी आपको मिल सकता है, इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। ठीक, अब बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं याद रखने की, है ना। रेयर से डेंसर कोई भी हो, चाहे कॉन्वेक्स का हो चाहे कॉनकेव का हो, कॉन्वेक्स का या कॉनकेव का, फॉर्मूला म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। समझ गए, यही म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। किसके लिए लगना है बेटा, ऑल रेयर टू डेंसर, जहां पर रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ, रेयर टू डेंसर में। अब चाहे कैसी इमेज बने, रियल इमेज बने, वर्चुअल इमेज बने, वो तो उसका है, बट आपको फॉर्मूला यही लगाना है रेयर टू डेंसर में। अब सेकेंड में बता दूंगा, अगर डेंसर टू रेयर का केस आए तो कुछ नहीं है, म्यू वन म्यू टू है ना बेटा, म्यू वन की जगह म्यू टू की जगह म्यू वन, बस इतना याद कर लो। तो क्या हो जाएगा बेटा डेंसर टू रेयर के लिए, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर, बोलो हाँ, अरे म्यू टू की जगह म्यू वन कर दिया, म्यू वन की जगह म्यू टू कर दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू। नोट कर लो, ऑल डेंसर टू रेयरर, ये याद कर लो। सो क्या सीखने को मिला बेटा, when the refraction is from rarer to denser, मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, रेयरर में, ऑब्जेक्ट एट रेयरर मीडियम, ऑब्जेक्ट आपका रेयरर में था, समझ गए ना। when your object is in rarer medium, और वेदर डजंट मैटर आपकी जो इमेज बन रही है वो रेयरर में बन रही है कि डेंसर में बन रही है कि कहाँ बन रही है, कई सारे केसेस बनते हैं। अभी मैंने जो आपको सॉल्व कराया उसमें इमेज आपकी डेंसर में बन रही थी, बट ऐसा भी एक केस है जिसमें आपकी इमेज कहाँ बनेगी, रेयरर में, मतलब बाहर ही बनेगी। बट डजंट मैटर, अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयरर में है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर।
ओके। बट यदि आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में है, ऑल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा? आपका ऑब्जेक्ट यदि डेंसर में है तो यू शुड अप्लाई द फॉर्मूला μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u माइनस μ2 अपॉन u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r, जस्ट उल्टा। समझ गए? इंपॉर्टेंट लाइन, द वैल्यूज ऑफ u v r मस्ट बी टेकन विद प्रॉपर साइन कन्वेंशंस वाइल सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जब आप सॉल्व करोगे तो u v और इनकी साइन आप देख लेना कौन कहाँ है, उसके अकॉर्डिंगली यूज करना। समझ गए ना? क्लियर हुआ ना? दोनों एक्सप्रेशन में क्या फर्क है? μ1 और μ2 की वैल्यू चेंज हो गई है, μ1 और μ2 की वैल्यू इंटरचेंज हो गई है, μ1 के प्लेस पे μ2 और μ2 के प्लेस पे μ1। क्लियर हुआ ना? मुझे कैसे याद है? मुझे एक ही एक्सप्रेशन याद है, ये वाला μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। किसके लिए? रेयर टू डेंसर के लिए। अब मुझे यदि क्वेश्चन डेंसर टू रेयर का आ जाएगा तो मैं तुरंत वहां पे बना लूंगा कि इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई r। आया समझ में? कोई डाउट? ये कर सकते हैं आप। अब आइए बच्चों, अगला नेक्स्ट टॉपिक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। लेंस की स्पेलिंग LENS, मेकर्स फॉर्मूला। लेंस बनाने का फॉर्मूला। लेंस बनाने में केवल एक ही चीज की जानकारी चाहिए है, वो है उसकी फोकल लेंथ। वो है उसकी लेंस में जो भी होता फोकस ही होता भाई। मैंने भी लेंस पहन रखे ना। मेरे लेंस में क्या है? पावर, एंड पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जिसको पता है तो पावर पता कर लेगा। तो लेंस बनाते समय फोकल लेंथ का ध्यान रखा जाता है ना? तो आइए, लेंस में बेटा आपके पास मान लीजिए एक लेंस है, बहुत मोटा बनाऊंगा बट होता बहुत पतला है, इसलिए बना रहा हूं कि आपको समझ में आए। बहुत थिक बना रहा हूं लेंस, बट एक्चुअली हमें पढ़ने हैं थिन लेंसेस। कैसे लेंस पढ़ने? थिन बना रहा हूं, थिक, क्योंकि यदि मैं थिक बनाऊंगा तो वही प्रॉब्लम है एपर्चर वाला, और थिन बनाऊंगा तो एपर्चर वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो पॉइंट आप सेंटर पे कंसीडर कर लोगे बेटा। एक्चुअली ये दो फेज से मिलके बना होता है। ऊपर वाले पार्ट को, इसका नाम दे दो, लेंस का नाम LM। क्या नाम दे दो बेटा? LM। अब ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलके बना होता है। यदि आप देखो तो दिख रही होंगी आपको, एक ये है स्फेरिकल पार्ट, एक इस तरफ है, और एक स्फेरिकल पार्ट इस तरफ है। बेटा दिख रहा है? हाँ या ना? मतलब इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा और इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा। चलो जान दो। क्या जान दो? जो जाने दे रहा हूं उसका नाम है ऑप्टिकल एक्सिस। क्या नाम है बेटा? ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है ना? पहले प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे, अब ऑप्टिकल एक्सिस बोलेंगे। गई ये बन गए दो पोल इसके। ठीक है ना? दो पोल, एक बन गया P1। बेटा ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का नाम, जो लेफ्ट वाला है, इसका नाम ले लो पार्ट का L1, और ये जो ये जा रहा है बेटा इस तरफ वाला, इसका नाम क्या ले लो बेटा? L2। दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना है। बोलो जी हाँ, आ गया ना? हाँ, L2 वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर कहीं पर होगा C2, और L1 वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं पर होगा C1। होगा ना? क्लियर है ना बच्चों? बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा? μ1। अंदर का कितना होगा? μ2। और बाहर का फिर से μ1। यहाँ μ1, अंदर μ2 और बाहर फिर से μ1। बेटा ये जो सेंटर कहलाता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर O। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर O। लेंस का जो सेंटर होता है ना, ऑप्टिकल सेंटर। बेटा C मान लो, यहाँ पे C मान लिया। कहो भाई कोई दिक्कत? अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कितना बेटा? μ2। तो लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 μ2, दैट इज इक्वल टू μ2 बाई
μ1 दिस इज इक्वल टू म्यू। हाँ या ना, कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलो बच्चों जी अब चलना शुरू करते हैं। मैंने ले लिया कोई ऑब्जेक्ट, ये ले लिया कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से चली रे, चली 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 फिर चली चली, ऑब्जेक्ट से रे चली, चल गई रे। अब भैया आ करके रे गिरी, रे को जाना है, डिसाइड करना है मैं जाऊं कहां। तो क्या डिसाइड होगा? सबसे पहले नॉर्मल। क्या डिसाइड होगा? नॉर्मल। ये बनाओ नॉर्मल इस पॉइंट पर। इस फेस का नॉर्मल कौन देगा बेटा? ये, क्योंकि सेंटर यही है इस फेस का, तो नॉर्मल भी तो यही देगा ना। तो इस फेस से जाता हुआ ये बन गया बेटा सेंटर से जाता हुआ नॉर्मल। अब आपको पता है रेयर से डेंसर जाने वाली रेस जो हैं वो नॉर्मल की तरफ क्या होती? बेंड होती है। जाए तो जाए कहाँ? जाना था ऐसे, जाना था ऐसे। अगर कुछ ना होता तो रेज ऐसे निकलती ना बेटा, बोलो यस, रेज ऐसे निकलती, परंतु नॉर्मल की तरफ झुक करके थोड़ा सा मेरा नॉर्मल ऊपर बन गया है बच्चों, मैं सही कर दूं। अब ठीक है। तो जाना तो ऐसे था बट नॉर्मल की तरफ हल्का सा झुकेगी और रेज जाती कैसे? ऐसे। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। जाती है ऐसे। कब जाती है ऐसे? अगर केवल यही फेज होती तो, अगर केवल ये वाला पार्ट होता तो ऐसे आती रेज और टकराती और यहाँ पे इमेज बना देती जैसे बनाई थी पिछले बार। मगर एक फेज और बाद में मिलती है, बोलो यस। तो भैया यहां तक तो आ गए आप, ये तो नॉर्मल था, यहां तक तो आ गए आप। इसके बाद फिर से होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा फिर से? कौन सी फेज करेगी? ये वाली फेज। इसके लिए फिर से नॉर्मल ढूंढो। सर ये है नॉर्मल, बोलो यस। तो यहां तक ये रेस चली, सीधी बना दूं एकदम, ये बन गई सीधी। यहां तक रेस चली, यहां तक पहुंची। अगर कुछ ना होता तो ये होता, अगर कुछ ना होता तो ये होता। तो ये इमेज क्या है? ये है सपनों का संसार, इंटरमीडिएट इमेज I1, इंटरमीडिएट इमेज I1। ऐसा होता अगर ये ना होती, परंतु इसकी वजह से अब ये जो रेज अंदर से गई है, अब ये क्या जाएगी? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेटा देखो ये नॉर्मल है इसका, हाँ या ना? दिख रहा है ये वाला कि नहीं दिख रहा है? ये वाला नॉर्मल, यस कि नो? एलिस लाउड आवाज में, ये नॉर्मल है बेटा। तो अब इससे बेंड होगी तो कैसे जाएगी? गई, नॉर्मल से बेंड हो गई ना, और ये बनेगी आपकी फाइनल इमेज आई। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत गंदा सा डायग्राम बन गया है, ठीक है ना? तो क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट से चली रेज। देखो बेटा सबसे पहले इस फेस पर मैंने नॉर्मल बनाया तो ये रेज जो इधर की तरफ झुक गई और सीधे ऐसे चली जाती तो यहाँ पे बनता, बट ऐसा नहीं हुआ। ये वाली फेस भी टकराई और इसने अपना नॉर्मल सेट किया और ये नॉर्मल से दूर चली गई, ये चली गई। ये देखो नॉर्मल से दूर जा रही, ये देखो ये जा रही ना, ये नॉर्मल से दूर चली गई। समझ गए ना? तो बेटा मुझे ये बताओ खुशी कि क्या मैं इसे फाइनल इमेज मान सकता हूँ? वो तो है ही है, क्या मान सकते हो? और यदि मैं इसे इमेज मानूं फाइनल, तो ये फाइनल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? O है या I1 है? हाँ I1, करेक्ट भैया। O की इमेज तो I1 पर बनी है और I1 की इमेज कहां पे बनी है? I पर। I1 की इमेज कहां पे बनी है बेटा? I पर, है ना? यही तो हुआ है, I1 की इमेज I पर बनी है। समझ में आया? कोई दिक्कत? बहुत अच्छे। अब बेटा यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो। बेटा इसी में इसको क्या मान ले बेटा? यू 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 यू, इसको क्या मान लिया बेटा? यू। ये बेटा फाइनल वाली चीज है, इसे क्या मान लिया बेटा? वी। क्या मान लिया? वी। ये बीच का बंदर, बे मतलब को आ गया।
क्या है बेटा V1, क्या मान लिया V1। अब मैं आपको याद दिलाता हूं रिफ्रैक्शन के रूल, रेयर टू डेंसर वाला, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, रेयर टू डेंसर। और डेंसर टू रेयर में कुछ नहीं, जहां μ1 है वहां μ2, मुझे ये याद है, बस मेरी यही हेल्प कर देता है। चलो बेटा, तो दो लॉ लिखेंगे अपन रिफ्रैक्शन के। पहला, रिफ्रैक्शन बाय द सरफेस L1, कौन सा बेटा L1। पहला रिफ्रैक्शन किससे हुआ है मेरे बच्चों, L1 से हुआ है ना, L1 से हुआ है। तो L1 से रिफ्रैक्शन हुआ है, तो L1 के लिए मैं रिफ्रैक्शन का लॉ लिख रहा हूं। देखो बेटा, μ2 अपॉन V। क्यों μ2 अपॉन V, क्योंकि μ1 से हुआ है, कहाँ हुआ है, μ2 में हुआ है, रेयर टू डेंसर में हुआ है, हाँ या ना, रेयर टू डेंसर में। तो μ2 अपॉन V, V क्या होगा बेटा, देखो CI1, हाँ या ना बोलो, CI1 होगा ना। तो μ2 अपॉन CI1 माइनस μ1 अपॉन U CO, यस और नो, CO, ठीक है बेटा, CO इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या R1। पहले तो अपन इस फेज के लिए लड़े हैं ना, इधर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी कितनी होगी बच्चों, R1, हाँ या ना, पहले इस जोर आवाज में बोलो यस, आ गया ना, ठीक है बेटा। पहला लॉ दे दो, रखना वैल्यू रख दो बेटा, देख μ2, चलो अभी मत रखो, नंबर 1 दे दो, दे दिया। सेकेंड लॉ लगाते हैं, अब क्या लगाते हैं, सेकेंड लॉ, रिफ्रैक्शन एट L2। मुझे बताओ बेटा, L2 में रिफ्रैक्शन कहां से कहां हुआ है, डेंसर टू रेयर या रेयर टू रेयर, रेयर टू रेयर, ओ माय गॉड। अरे बेटा, जब ये यहाँ पे लाइट थी, यहाँ पे तो अंदर तो डेंसर में थी, और फाइनल इमेज कहाँ बनी है, रेयर पे, तो डेंसर टू रेयर यूज होगा ना, हाँ या ना। पलट दो, यहां पर क्या आ जाएगा, μ1 अपॉन V, U की जगह μ2 की जगह μ1 था, तो μ1 अपॉन V, इस बार V क्या है, CI फाइनल इमेज, CI माइनस μ2 पीछे, μ2 अपॉन O मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, CI1 है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट है CI1, बोलो हाँ, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट ये है, इसके लिए अभी तुमने से ही मैंने निकलवा लिया था ये बात कि ऑब्जेक्ट इसका है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बनेगी, क्योंकि ये इंटरमीडिएट बीच का बंदर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बोलो हाँ। इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन क्या, R2। अब बोलोगे सर R2 कैसे आ गया, अरे बेटा सेकेंड फेज में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसका रिफ्रैक्ट ये यहीं तो बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आवाज नहीं निकल रही है, आ गया 2, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दिया बेटा। देखो दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में है कि नहीं है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल, ये आया प्लस में, आया माइनस में, वैल्यू रख रहा हूं बेटा मैं, μ1 अपॉन CI माइनस μ1 अपॉन CO इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। कहो भाई, ठीक है ना, सही है बच्चों। बेटा μ1 अपॉन CI, समझना जरा, C से लेके I फाइनल इमेज V है और लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो प्लस V आएगा बेटा, μ1 अपॉन V, क्लियर हुआ, μ1 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन V माइनस CO, C से लेकर उल्टा चल रहा,
माइनस यू माइनस म्यू वन अपॉन कितना बेटा, बोलो बच्चों, माइनस यू इक्वल टू, बेटा यदि मैं यहां से म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लूं, यदि मैं यहां से म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लूं, ओके, तो यहां पे बचेगा मेरे पास, एक मिनट बेटा, ठीक है, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1, यहां पे एक चीज मैंने लिखी नहीं है, शायद देख लेता हूं, पता चल जाएगा। 1 अपॉन R1, म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लिया, म्यू टू माइनस म्यू वन मैंने कॉमन लिया है, तो म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन आ गया, यहां बचा 1 अपॉन R1, म्यू वन माइनस म्यू टू से अगर आप कॉमन निकालेंगे म्यू टू माइनस म्यू वन, तो एक माइनस साइन आएगा, बस माइनस 1 अपॉन R2, कहो कहो भाई, आएगा ना। अब बच्चों देखो, अब यदि मैं लिखूं इसको, तो म्यू वन अपॉन वी प्लस म्यू वन अपॉन यू, म्यू वन अपॉन वी प्लस म्यू वन अपॉन यू माइनस माइनस प्लस इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, बोलो जी हाँ, क्लियर हो जाएगा ना। तो बेटा अब यहां से यदि मैं म्यू वन कॉमन ले लूं, तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू